अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू एमडीकर पायनियर्स। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद नुमान अमजद और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली होता क्या है? कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि दो चार्जेस, फॉर एग्जांपल एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है उसको क्वांटिफाई करने के लिए कूलम्स लॉ हमारी हेल्प करता है। क्वांटिफाई करने का क्या मतलब है? ये हमें हेल्प करता है उस फोर्स को कैलकुलेट करने में। हमें एक न्यूमेरिकल फार्मूला प्रोवाइड कर देता है जिसको यूज़ करके हम कोई से भी दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मालूम रखते हुए, उन दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो मालूम रखते हुए हम उनके बीच में फोर्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें उन दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, उन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जिसको हम आर कह देते हैं। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो दोनों चार्जेस किस मीडियम में मौजूद हैं। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम उन दोनों चार्जेस के बीच में जितनी फोर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के मुताबिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है या रिपल्शन भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कूलम्स लॉ के मुताबिक इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस दैट वी आर डिस्कसिंग। फॉर एग्जांपल ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का हम ले लेंगे प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि दोनों के बीच में फोर्स कितनी ज़्यादा या कितनी कम होगी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी हायर if the product of charges is higher and the force of attraction will be lower if the product of charges is lower. कूलम्स लॉ का दूसरा पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, उनके बीच में डिस्टेंस मैं इस लाइन से शो कर रहा हूँ, इस लाइन की लेंथ है R के बराबर, तो इस लाइन की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस यानी कि जितना ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगी। ये है कूलम्स लॉ का दूसरा पोस्टुलेट। इन दोनों पोस्टुलेट्स को कंबाइन करके हम ये बता सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इंटायर वैल्यू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना चाहें, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना चाहें, तो इसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के हम इंसर्ट करते हैं जो कहलाता है कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, सो फाइनल जो हमारे पास बनता है इसका फार्मूला वो ये होता है कि F इज इक्वल टू K which is Coulomb's constant, Q1 Q2 which is the product of two charges divided by R squared. सो अब हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि जिसके मुताबिक हमें कुछ नेसेसरी डेटा चाहिए। वो डेटा क्या है कि हमें दोनों चार्जेस Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि ये कितने कूलम का है, ये कितने कूलम का चार्ज है। हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R पता होना चाहिए, और K की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये K की वैल्यू कैसे पता चलेगी वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर ये तीन चीज़ें हमें पता हों तो हम कोई से भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कितनी है ये कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन्स में। अब कूलम्स फोर्स को थोड़ा सा मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लें कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो जब भी दो चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, उसको अवे फ्रॉम इट सेल्फ उसको पुश करेगा। This is the force of attraction F, for example. This is the force applied by charge 1 on charge 2. या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि this is the force that is being acted upon the charge Q2 by charge Q1. तो इस फोर्स को हम कहते हैं F21, F12 नहीं, F21। इसी तरह चार्ज Q2 भी चार्ज Q1 के ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये मैं एरो बना दिया। नाउ दिस इज द फोर्स दैट इज बीइंग एक्टेड अपॉन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो इसको मैं कहूँगा F12। तो ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं, F12 क्या होता है और F21 क्या होता है, इनको आपने याद रखना है। इनमें हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, वो F21 की जगह F12 समझ लेते हैं और F1 की जगह F12 की जगह F21 उल्टा कर देते हैं। ये चीज़ आपने क्लियर करनी है।
इसमें जो हमेशा पहले वाला जो नंबर आ रहा है वो वाला चार्ज है कि जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। सो अगर F12 आपको कोई बंदा कहता है तो इसका मतलब है कि चार्ज Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स हम मेंशन कर रहे हैं। और अगर F21 कोई बंदा कह रहा है तो इसका मतलब है चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लग रही है, और ये वाली फोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा वाला जो भी नंबर आता है वो होता है जो अप्लाई कर रहा है फोर्स। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि F12 क्या है और F21 क्या है, तो इन दोनों फोर्सेस की वेक्टर फॉर्म्स को लिखना जरूरी होगा। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का बाकायदा आपको एमसीक्यू भी आता है, तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। F12, इसके ऊपर मैं एरो साइन लगा देता हूं क्योंकि ये वेक्टर है। दिस इज द फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ऑन द चार्ज F1 ड्यू टू द चार्ज F2। ठीक हो गया। अब इस फोर्स की वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे विच इज के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। उसके बाद हमें एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है, ये है वो यूनिट वेक्टर। कूलम्स लॉ का किसी भी फोर्स का, किसी भी वेक्टर का जब आप वेक्टर फार्मूला लिखते हैं उसमें हमेशा उसका मैग्नीट्यूड होता है विच इज फॉलोड बाय यूनिट वेक्टर। सो R12 यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका है, इसके ऊपर हम हैट बना देते हैं। दिस इज अ वेक्टर R12 विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स F12। अब इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम के ऊपर, हम वो देखते हैं। So we were discussing F12. This is the force that we are talking about, the force on the charge F1 due to charge F2। इसकी डायरेक्शन इस वेक्टर से हमने शो की हुई है। इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। दिस इज द वेक्टर R hat 12 which indicates the direction of this force। सो हमने क्या किया, हमने वेक्टर फॉर्म में उस फोर्स का F12 का मैग्नीट्यूड लिखा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद द यूनिट वेक्टर जो हमें बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। सो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन विल गिव अस द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फोर्स। याद रहे इस यूनिट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, तो इस यूनिट वेक्टर को ऐड करने से इस पूरी की पूरी इक्वेशन का जो इस फोर्स का अपना जो मैग्नीट्यूड है उससे इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही जवाब आएगा। तो यूनिट वेक्टर ओवरऑल उस मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ F12। अब एग्जैक्ट उसी तरह जिस तरह से हमने F12 का वेक्टर फॉर्म लिखा है उसी तरह से हम दूसरी फोर्स का भी वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। F21, इसके ऊपर मैं एरो बना रहा हूं ताकि पता चले कि ये वेक्टर है। फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इसका एग्जैक्टली वही है जो ऊपर वाली फोर्स का है, सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन यहां पर देखें आप वेक्टर डिफरेंट है R21। इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड तो 1 ही है क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होता है, लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस R12 वेक्टर। अगर हम यहाँ पर F21 ड्रॉ करें तो F21 की डायरेक्शन इस तरफ होगी। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, और इसका यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर भी इसी तरफ होगा विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। तो उसकी लेंथ 1 यूनिट के बराबर बना देनी है और उसकी डायरेक्शन वही रखनी है जो फोर्स की। दिस इज द यूनिट वेक्टर R21। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर का अपना फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट वेक्टर को ज़्यादा डिटेल से हम फोर्स एंड मोशन में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ मैं हल्का सा इंट्रो दे देता हूं कि यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। जब आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते हैं तो जो जवाब आता है यूनिट वेक्टर आता है, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड होकर वापस हमें जो मैग्नीट्यूड देता है वो मैग्नीट्यूड 1 दे देता है। लेकिन इस यूनिट वेक्टर की अपनी रेशो, अपनी डायरेक्शन कोई ना कोई होती है, वो डायरेक्शन उसी वेक्टर के अलोंग होती है। जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यूनिट वेक्टर के थ्रू, हम उस वेक्टर को लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो राइट नाउ R12 hat this is the unit vector which is equal to R12। R12 क्या है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये पूरा का पूरा वेक्टर है। इसके ऊपर मैं इसीलिए लाइन लगा रहा हूं जो है एरो वाली, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस R12। इस R12 का मैग्नीट्यूड उन दो चार्जेस के बीच के रेडियस के बराबर है। इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं ताकि ज्यादा बेहतर समझ में आए। सो यहां पर ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। R12 will be the vector that is directed towards the vector
टूवर्ड्स द चार्ज 1 फ्रॉम चार्ज 2। सो R12 की डायरेक्शन इस तरफ होगी, F12 की डायरेक्शन के अलोंग होगी, और जो यूनिट वेक्टर है R12 उसकी डायरेक्शन के भी अलोंग होगी। ठीक है ना। दिस इज द वेक्टर R12, दिस इज द वेक्टर R12। इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज बेसिकली इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। और अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखना चाहूँ इस R12 का, सो दैट विल बी इक्वल टू R12 ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? R है। इस तरह से मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्रिएट कर लूंगा। एग्जैक्टली सेम चीज हम दूसरे यूनिट वेक्टर R21 के साथ भी कर सकते हैं। R21 का यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू R21 का वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इसको भी डायग्राम पर देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। Again we have the same two charges Q1, Q2. This is the force being acted on charge F2 by charge F1. F21 की डायरेक्शन J है, इसका यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है R21। तो अगर आप वेक्टर R21 ड्रॉ करना चाहेंगे तो दिस विल बी द वेक्टर विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द चार्ज Q2 फ्रॉम चार्ज Q1। दिस इज द वेक्टर R21 और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं R21 वाले वेक्टर का इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लूं तो मैं क्या करूंगा कि यूनिट वेक्टर ऑफ R21 विल बी इक्वल टू वेक्टर इटसेल्फ, ये वेक्टर लिख दिया, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड जो कि R है। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर R21। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी हमने जो यूनिट वेक्टर का इतना कॉम्प्लेक्स सा अजीब सा फार्मूला पढ़ा है, हमारी बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ, ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि आपका एक MCQ आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाता है F12 या F21 कोई भी फोर्स विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R² मल्टीप्लाइड बाय R12। ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म हमने अभी ऊपर पढ़ ली कि आपने क्या करना है, आपने मैग्नीट्यूड लिखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट वेक्टर से, तो आपके पास उसकी वेक्टर वाली फॉर्म का फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन कभी कभार आपको ऑप्शन में कोई ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा होता, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर क्या होता है R2 की बजाय R² की बजाय R³ लिखा हुआ होता है, और आप कहते हैं कि सर फॉर्मूले में तो R² है, R³ वाला जवाब तो ठीक हो ही नहीं सकता। तो फिर आप रैंडमली कोई भी आंसर लगा देते हैं और आपका जवाब हो जाता है गलत। तो उसी चीज को एड्रेस करने के लिए हमने ये चीज देखी है कि यूनिट वेक्टर किस तरह से डिवाइड करना है। हमने ऊपर देखा है कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड के। तो अगर यहाँ पर ये वाली जो हमने फॉर्म देखी, ऊपर R² था यहाँ पर और यहाँ पर यूनिट वेक्टर था, तो अगर मैं यूनिट वेक्टर की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं इस यूनिट वेक्टर की जगह, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा F12 का? मेरे पास आंसर आएगा F12 का J, कि F12 वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R² मल्टीप्लाइड बाय इस यूनिट वेक्टर की जगह हम ये वाली फॉर्म पुट करने वाले हैं विच इज R12, ये पूरा का पूरा वेक्टर है, डिवाइडेड बाय R। ये वाला R और ये वाला R आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आई विल गेट K Q1 Q2 ओवर R रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय R12 का वेक्टर। Now this will be also a correct vector form of Coulomb's law, जो मैंने यहाँ पर पहली लाइन में आपको लिख दी है। ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर में R³ आता है इंस्टेड ऑफ R², लेकिन आगे ये जो R12 है ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये पूरा का पूरा वेक्टर है, इसके ऊपर हैट नहीं है। इसी तरह से F21 का भी आप इसी तरह से वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं, उसमें भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे लेकिन R² की बजाय R³ लिखेंगे, और आगे R21 का वेक्टर लिखेंगे विद एन एरो, नॉट विद एन हैट। ये अगेन ये यूनिट वेक्टर नहीं है।
सो हमने ऊपर बड़ी डिटेल से कूलम्स लॉ को देखा, फिर हमने देखा कूलम्स लॉ को फार्मूला वाइज किस तरह से डिवाइस किया जाता है, उसके वेक्टर्स किस किस डायरेक्शन में है, उसके यूनिट वेक्टर्स किस किस डायरेक्शन में है, F12 और F2 का डिफरेंस क्या है, उसकी वेक्टर फॉर्म की दो डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह से हो सकती हैं, एक में r², एक में r³। उसको समझने के बाद हम ये देखते हैं कि कूलम्स फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कूलम्स फोर्स की ये है कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है, यानी कि अगर आपके पास चार्ज Q1 हो और आपके पास चार्ज Q2 हो और दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के करीब हों, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। दिस विल बी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1 एंड दिस विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से एक्शन और रिएक्शन हमेशा लाजिम और मलजूम होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से सिर्फ एक फोर्स ये वाली एग्जिस्ट करे और ये वाली एग्जिस्ट ना करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा दो फोर्सेज दोनों चार्जेस के बीच में म्यूचुअल फोर्सेज होंगी, वो एग्जिस्ट करेंगी। अब चूंकि ये म्यूचुअल फोर्सेस हैं जस्ट लाइक एक्शन एंड रिएक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगी। ऑल्दो एक फोर्स एक तरफ है और दूसरी फोर्स उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो असूलन इन दोनों को ऐड अप होके जीरो जवाब देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी भी इनका आंसर जीरो नहीं आता। दीज फोर्सेज नेवर कैंसल आउट ईच अदर एंड नेवर गिव अ नल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये भी एक्शन एंड रिएक्शन की तरह ही बिहेव करती हैं। गालिबन आप लोगों ने एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में भी यही बात सुनी होगी कि वो फोर्सेज भी कैंसल आउट एक दूसरे को कभी भी नहीं करती। अब सवाल यह है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक दूसरे को कैंसल आउट क्यों नहीं करते, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। फोर्स एंड मोशन में जब हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे वहां पर मैं क्लियरली आपको समझाऊंगा कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज एक दूसरे को कैंसल आउट क्यों नहीं करती। हर किसी को पता है कि जी रीजन क्या है, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो वो उस बात का मकसद मतलब क्या है कभी समझ में नहीं आया, ना किसी ने समझाया, तो उसको मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दूंगा कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे को क्यों कैंसल आउट नहीं करती। फिर वही लॉ आपने यहाँ पर कूलम्स फोर्स के लिए भी लगाना है कि कूलम्स फोर्स भी उसी तरह से बिहेव करती है, तो ये भी डिस्पाइट बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसल आउट कभी नहीं करती। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कूलम्स फोर्स की वो ये है कि द कूलम्स फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो अगर ये चार्ज Q1 है और यहाँ पर एक चार्ज Q2 है, आपसे कोई पूछे कि ये चार्ज Q1 जो है ये चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, आप कहेंगे हाँ लगाएगा। आपसे कोई पूछे किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो आप वेक्टर हमेशा इस डायरेक्शन में क्यों बनाते हैं, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं बनाते, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं बनाते। तो कूलम्स फोर्स ये हम ये वाली और ये वाली डायरेक्शन इस वजह से नहीं बनाते, हमेशा इस डायरेक्शन को लेते हैं ये वाली, क्योंकि कूलम्स फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो अगर मैं इन दोनों चार्जेस को एक लाइन से जोड़ दूं तो कूलम्स फोर्स या तो इस लाइन के अलोंग इस तरफ होगी, या तो ये फोर्स होगी, या इसी लाइन के अलोंग इस तरफ होगी, या तो ये फोर्स होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। रिपल्शन है तो ये वाली फोर्स होगी, अट्रैक्शन है तो ये वाली फोर्स होगी। ऊपर नीचे ये इस तरफ ये जो सारे वेक्टर्स हैं ये गलत हैं, इन तरफ कूलम्स फोर्स कभी भी एक्ट नहीं करेगी। हमेशा या तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी, उसके अलावा नहीं होगी। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्स फोर्स। आप कहेंगे सर ये तीसरी प्रॉपर्टी का इतना कभी कोई यूज हुआ तो नहीं है, तो आगे जब हम इंशाल्लाह कूलम्स फोर्स में जब हमें ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको पॉलीगोनल प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगा, जहां पर आपको इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि चार्ज Q यहाँ पर है, चार्ज Q यहाँ पर है, चार्ज Q यहाँ पर भी है, चार्ज Q यहाँ पर भी है, और आपसे पूछा जाता है कि बताएं इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स किस तरफ है। तो आप वो फोर्स इधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे कि किस तरफ बनाएंगे। ये प्रॉपर्टी इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। हम इस किस्म के कुछ क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व भी करेंगे इंशाल्लाह। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक्स ऑफ कूलम्स लॉ, हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली, वेक्टर फॉर्म भी देख ली। उसके बाद हम आते हैं कि कूलम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहां पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होता, उनको हम कहते हैं कि ये हैं कूलम्स लॉ की लिमिटेशन। जहां पर कूलम्स लॉ महदूद हो गया है, लिमिट हो गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है, यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस को हम जीरो डायमेंशनल चार्जेस भी कहते हैं, 0D चार्जेस मैं लिख रहा हूं, जीरो डायमेंशनल चार्जेस। आपको डायमेंशंस का आइडिया होगा कि अगर कोई लाइन है, फॉर एग्जांपल ये दिस लाइन इज 1D, 1 डायमेंशन, यानी इसकी या तो लेंथ है, बस लेंथ ही है, एक ही डायमेंशन है और वो डायमेंशन है लेंथ।
उसके बाद जब आप एक प्लेन की बात करते हैं, जिस तरह के पेपर हो गया, इसकी अब दो डायमेंशंस हैं, एक लेंथ है और एक विड्थ भी है, तो ये टू डायमेंशनल हो गया। इसी तरह से जब इसी टू डायमेंशनल प्लेन में आप एक तीसरी एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं जो आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज होती है, तो फिर आपने एक तीसरी डायमेंशन भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दी। अब यही 3D हो गया। तो सवाल यह है कि 1D हो गया, 2D हो गया और 3D भी हो गया, तो 0D क्या है, जीरो डायमेंशनल क्या होता है? जीरो डायमेंशनल चीज़ एक पॉइंट होती है, सिंपल अ पॉइंट, जिस तरह ये है। इसकी ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना ब्रेड्थ है, इसकी कोई भी तीनों डायमेंशन में से कोई भी नहीं है। इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। पॉइंट इज ऑलवेज कंसीडर अ जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो कूलम्स लॉ सिर्फ जीरो डायमेंशनल चार्जेस यानी कि पॉइंट चार्जेस के ऊपर एक्ट करता है जिनका साइज जो है दैट इज क्लोज टू जीरो। ठीक है ना, बिल्कुल नेग्लिजिबल साइज है उनका, लेंथ विड्थ ब्रेड्थ साइज वॉल्यूम वो कोई भी स्पेस में ऑक्यूपाई नहीं करते, उनके ऊपर कूलम्स लॉ बेस्ट अप्लाई होता है। नाउ ऑब्वियसली ये एक आइडियल सिचुएशन है, रियल लाइफ में कोई भी ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता जो पॉइंट चार्ज हो। हम ऑल्दो उनका साइज नेग्लिजिबल हो सकता है, क्लोज टू जीरो, लेकिन बिल्कुल जीरो साइज का कोई भी चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता। ये एक आइडियल सिचुएशन है जहां पर कूलम्स लॉ अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह से आप न्यूटन के लॉ या फोर्स एंड मोशन के लॉज यूज करते हुए एज्यूम कर लेते हैं कि सरफेस फ्रिक्शन लेस है, हालांकि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, उसी तरह से आप पॉइंट चार्जेस वाली कंडीशन कूलम्स लॉ के लिए भी अज्यूम कर लिया करते हैं। अब सवाल यह है कि ये पॉइंट चार्जेस वाली कंडीशन क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस हमें लेना होता है। तो अगर ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, उन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस लेना है, तो दैट विल बी लाइक दिस, राइट। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन में क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते हैं, बिकॉज सेंटर तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना नामुमकिन है, मुश्किल है। तो ये जो छोटा सा पोर्शन हमने यहाँ पर इग्नोर कर दिया डिस्टेंस का, यहाँ पर छोटा सा पोर्शन इग्नोर कर लिया, इसकी वजह से कैलकुलेशन में मिस्टेक आ सकती है। हम डिस्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कम डिस्टेंस ले रहे हैं। ओरिजिनली सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस ज़्यादा था, हमने कुछ पोर्शन अंडर एस्टिमेट कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये चार्ज खुद इतना छोटा हो कि इसका साइज मैटर ही ना करे। तो हम क्या करते हैं, चार्ज ही इतना छोटा ले लेते हैं कि चार्ज है ही बिल्कुल इतने साइज का। तो अब इसके सेंटर वाला अंदर वाला वो जो डिस्टेंस छोटा सा था वो तो है ही नेग्लिजिबल, तो हम सिंपली क्या करेंगे, बस दोनों के बीच का डिस्टेंस ही ले लेंगे, वही हम कैलकुलेशन में पुट करेंगे और उसी से हमारा जवाब ठीक आ जाएगा। तो पॉइंट चार्जेस लेने का फ़ायदा ये होता है कि उस चार्ज के अपने साइज की वजह से जो कैलकुलेशन में मिस्टेक होनी होती है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा ठीक आती है। ये है पहली लिमिटेशन। अब हम पढ़ते हैं दूसरी लिमिटेशन क्या है कूलम्स लॉ की। वो ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टेशनरी चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो जो चार्ज स्टेशनरी होगा, साकित होगा, रुका हुआ होगा, उसी के ऊपर ही कूलम्स लॉ अप्लाई होगा। इसकी तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जिसमें दोनों चार्जेस स्टेशनरी हों, तो उस पर तो कूलम्स लॉ पक्का अप्लाई होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जिसमें एक चार्ज जो है वो स्टेशनरी हो लेकिन दूसरा चार्ज मूव कर रहा हो, तो उस केस में भी कूलम्स लॉ अप्लाई हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि जहां पर कोई भी चार्ज स्टेशनरी नहीं है, दोनों मूविंग हैं, तो इस केस में आप कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों चार्जेस अब मूविंग चार्जेस हो गए हैं और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और वो मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे मोशन की वजह से। ऑल्दो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फोर्स आप इस कूलम्स लॉ को यूज करके कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे या ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन बिल्कुल एब्सोल्यूट लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की, इसमें बिल्कुल भी नहीं अप्लाई कर सकते। ये कंडीशन बिल्कुल एब्सोल्यूट इंडिकेशन है, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एब्सोल्यूट लिमिटेशन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रिलेटिव लिमिटेशन है, यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है वो मैं बताता हूँ। आपके सामने एक डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, इसको ज़रा गौर से देखें कि इसमें से एक चार्ज जो है वो स्टेशनरी है, ये वाला, ये दूसरा चार्ज मूविंग है। ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली इस दूसरे चार्ज की तरफ, पहले चार्ज की तरफ मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये मैंने ड्रॉ कर दी। तो एट सम इंस्टेंट t इज इक्वल टू t1 ये चार्ज इस पोजीशन पर था, लेकिन चूंकि मूव कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो किसी और टाइम इंस्टेंट पर ये मूव करता हुआ यहाँ पर पाया जाएगा। फिर थोड़ी देर हम वेट करेंगे तो ये आगे मूव करके इधर आ जाएगा, फिर आगे मूव करके इधर आ जाएगा।
तो अगर आपको कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पता हो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो इसमें ये जो R होता है ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि दोनों चार्जेस स्टेशनरी है ना, एक जगह पर रखे हुए हैं, उसकी वैल्यू हमें गिवन होती है, वो R की वैल्यू बार बार चेंज नहीं हो रही होती। इसी तरह Q1 और Q2 की वैल्यू भी हम यूनिफॉर्म कंसिडर करते हैं, वो चार्जेस बार बार चेंज नहीं हो रहे होते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनिशियली आप जब किसी एक इंस्टेंट पर ऑब्जर्व करेंगे तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा R का, फिर थोड़ी देर बाद ये चार्ज मूव करता हुआ यहाँ पर पहुंच गया तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गया, आर डैश हो गया। फिर कुछ इंस्टेंट्स के बाद चार्ज इधर आ गया, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आ गया, अब ये आर डैश डैश है, फिर डिस्टेंस चेंज हो गया, आर नॉट मैं इसको लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस मुसलसल चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये फोर्स भी मुसलसल चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे चार्ज करीब आता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। अगर ये चार्ज पहले वाले चार्ज से अवे मूव कर रहा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो अगर एक चार्ज स्टेशनरी है और एक चार्ज मूविंग है तो उस केस में आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर इंस्टेंट पर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हर इंस्टेंट की फोर्स को आप सेपरेटली कैलकुलेट करके यूज कर सकें। ये इस दूसरी वाली कंडीशन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूनिक है। इस लेक्चर को हम एंड करेंगे बाय डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट हमने ऊपर देखा कि के का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया कूलम्स लॉ में। दैट कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होता है इसको हम डिटेल से नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब आप हमें ज्वाइन करेंगे। इस डेमो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ में जो कूलम्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है। वो होती है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इफ द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन कंप्लीट वैक्यूम या स्पेस। अगर कोई और मीडियम आ जाएगा तो उसके लिए ये के की वैल्यू 9 × 10⁹ नहीं रहेगी। जब ये एप्सिलॉन नॉट को हम डिस्कस करते हैं तो याद रखें एप्सिलॉन नॉट जो है ये कूलम्स कांस्टेंट नहीं है। कूलम्स कांस्टेंट ये के है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, कूलम्स कांस्टेंट पूछा जाए तो एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं जो कि मिस्टेक है। ये कूलम्स कांस्टेंट की जगह एप्सिलॉन नॉट जब यूज़ करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का जो वर्ड है दैट इज स्पेसिफिक फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसका सवाल किस तरह से आता है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह जब आप हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे तो उसमें जो है हम इंशाल्लाह इसको क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस डेमो लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।